साथियों, आज हम एक और दिल्ली की सनसनीखेज खबर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। दोस्तों, मेरा नाम राजेश सनसनवाल है और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं समय समय पर इस प्रकार की वीडियोस आप तक पहुंचाता रहता हूं। अभी रिसेंटली दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई। ये घटना यहाँ पर स्थित बहुत सारे यूपीएससी के कोचिंग संस्थानों में से एक कोचिंग संस्थान है राउज आईएएस स्टडी सर्कल। ये उसकी बेसमेंट में हुई। उन साथियों के लिए जिन्हें यूपीएससी के बारे में पूरा ना पता हो, मैं बता दूं कि यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। अर्थात ये वो एजेंसी है, ये वो सरकारी संस्था है जो ए और बी ग्रेड के जितने भी भारत के नौकरशाह हैं, केंद्र सरकार के नौकरशाह हैं, उनकी भर्तियां करने के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है। यूपीएससी के अंदर सबसे मुख्य जो भारत की नौकरी है वो है सिविल सर्विस। सिविल सर्विसेज से ऊपर और दूसरी कोई नौकरी नहीं हो सकती। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा क्रेज भारत में इसी नौकरी का है। हर साल इसको देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तकरीबन इस साल 13 लाख युवा इस एग्ज़ाम्स के लिए बैठे थे और ये एग्ज़ाम क्योंकि 3 चरणों में होता है तो प्रिलिमिनरी राउंड में 13 लाख कैंडिडेट इसके अंदर अपीयर हुए थे, जिनमें से मात्र 20,000 कैंडिडेट को फिर स्क्रीनिंग के अंदर पास किया जाता है और फिर इंटरव्यू के लिए केवल 3,000 कैंडिडेट्स या 4,000 कैंडिडेट्स को ही फाइनली पास किया जाता है, जिनमें से तकरीबन 800 से लेके 1,000 वैकेंसी इसके अंदर होती है, जिनमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और तमाम बी ग्रेड की नौकरियां भी जो गजेटेड ऑफिसर्स है वो होती हैं। सभी मंत्रालय को चलाने वाले यही नौकरशाह होते हैं और यूँ कह सकते हैं कि सरकारें आती हैं जाती हैं, मंत्री आते हैं जाते हैं, मगर ये ब्यूरोक्रेट्स वहीं के वहीं रहते हैं और यही इस देश को चलाते हैं। अब हम बात करते हैं सीधे यूपीएससी के कोचिंग संस्थानों की जो दिल्ली के अंदर चल रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार दिल्ली में तकरीबन हजारों यूपीएससी के कोचिंग संस्थान चल रहे हैं और देश भर में तो न जाने लाखों कोचिंग संस्थान चलते हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में भी इसी प्रकार 40-50 कोचिंग संस्थान चलते हैं, जिनमें से कुछ काफ़ी बड़े हैं, कुछ छोटे हैं और एक काफ़ी बड़ा इनमें से जो स्टडी सर्कल है, जो कोचिंग संस्थान है, उसका नाम है राउज आईएएस स्टडी सर्कल। 27 जुलाई शनिवार की शाम को 6:50 पर यहाँ की लाइब्रेरी के अंदर जो बेसमेंट में स्थित थी, साथियों, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर बैठकर लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ कोचिंग संस्थान के अंदर पढ़ते हैं और कुछ बच्चे जो इस संस्थान के ना भी हो वो भी बाहर से आकर अपनी लाइब्रेरी, इनकी लाइब्रेरी का कार्ड बनवा कर और इस लाइब्रेरी के अंदर शाम को बैठकर पढ़ते हैं। उस दिन शाम को भी तकरीबन 25 विद्यार्थी बैठकर लाइब्रेरी का लाभ उठा रहे थे और अचानक न जाने क्या हुआ कि बहुत तेज़ी से पानी बेसमेंट में भरने लगा। इसके सामने एक सड़क है, जनरली लो लाइंग सड़क है और तकरीबन 200 मीटर के पैच पर कई बरस से वहाँ पर 3 से 4 फीट जब भी वहाँ ज़्यादा बारिश होती है तो पानी भर जाता है। ऐसा ही यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके द्वारा बताया गया। जब भी यहाँ पर इस प्रकार की घटना होती है, जब पानी भर जाता है तो गाड़ियाँ निकलती हैं, तो वो नेचुरली गाड़ियाँ भी बहुत ही स्लो स्पीड से निकलती हैं या वो निकल नहीं पाती हैं। उस दिन ऐसा हुआ कि बच्चे नीचे फंस गए और क्योंकि पानी अचानक आया और पानी का बहाव इतना तेज़ था कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने जब देखा कि पानी नीचे जा रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई बिजली के द्वारा बच्चों को करंट लग जाए, उन्होंने यहाँ की सप्लाई उसको बंद कर दिया। जब
पावर सप्लाई को उन्होंने इंटरप्ट कर दिया, बंद कर दिया, तो वहाँ का जो बायोमेट्रिक सिस्टम था वो लाइब्रेरी के अंदर लगा हुआ था, उसका गेट बंद हो गया और कुछ विद्यार्थी तो जो दौड़कर 10-12 बाहर आ गए थे, लेकिन बाकी विद्यार्थी ऐसा कहते हैं वहाँ ट्रैप हो गए। 7:19 पर इस इंस्टीट्यूट के कुछ कर्मचारियों ने तुरंत वहाँ के दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। 10 से 15 मिनट के अंदर दमकल विभाग की 5 गाड़ियाँ इस स्थान पर पहुँच गई। उन्होंने बताया, दमकल विभाग ने आते ही अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने गेट इत्यादि को तोड़ा और उसके बाद उन्होंने रस्सी फेंक कर नीचे से बाकी बच्चों को निकाला। बच्चों को निकालते हुए उन्होंने ये लगा कि क्योंकि पानी बहुत गंदा था, सामने से ऊपर से दमकल विभाग के कर्मचारियों को कोई भी बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था। अर्थात उन्होंने सोचा कि ज़्यादातर बच्चे अब बाहर निकल चुके हैं, लेकिन तभी कर्मचारियों ने बताया कि अभी 3-4 बच्चे लापता हैं, हो सकता है वो अभी भी पानी के अंदर ही हों। कर्मचारियों ने फिर और कोशिश की और कई घंटे की मशक्क़त के बाद आखिर में 3 बच्चों को और निकाला गया जो बिल्कुल मरणावस्था में थे। इन बच्चों को तुरंत आरएमएल हॉस्पिटल में लेके जाया गया, जहां पर बाद में इनको डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। जब वहां के बच्चों को इस सूचना का पता चला तो क्योंकि ओल्ड राजेंद्र नगर में हजारों बच्चे रहते हैं, हजारों बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और यहाँ पर पीजीज भी बने हुए हैं, तो सभी बच्चों के पास एक दूसरे के फ़ोन नंबर होते हैं। जैसे उन्हें पता चला, उन सब बच्चों ने वहाँ पर रास्ते को घेर लिया और करोल बाग मेट्रो स्टेशन को उन्होंने जाम कर दिया। तुरंत पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने 2-3 घंटे की मशक्क़त के बाद यहाँ से बच्चों को किसी प्रकार हटाया, उनको आश्वासन दिया कि जो भी कल्प्रिट होगा उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। साथियों, ये हर बार होता है, जब भी इस प्रकार की कोई दुर्घटना होती है, जब भी इस प्रकार का कोई हादसा होता है, प्रशासन हमेशा यही कहता है कि हम इसको ठीक करेंगे, कल्प्रिट्स को सजा देंगे, उन्हें दंड मिलेगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और ये हमारे वो बच्चे थे यहाँ यूपीएससी एस्पिरेंट जो देश की क्रीम होते हैं। इन्हीं संस्थानों में से सैकड़ों हजारों बच्चे पढ़कर आज आईएएस आईपीएस के पदों को सुशोभित कर रहे हैं। लेकिन उन बच्चों ने तो ज़रूर यहाँ की परेशानियों को देखा होगा, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनको समझा होगा, तो उसके बावजूद भी आज तक कभी किसी ने या कोई ऑफिसर्स यदि यहाँ बैठे हैं या कहीं और देश के भाग में बैठे हैं तो किसी ने भी इसका कोई संज्ञान आज तक नहीं लिया है। खैर, हादसा हुआ। हादसे के बाद ठीक उसी प्रकार जैसे हर बार होता है, पुलिस आई और पुलिस ने देखा कि 3 बच्चे क्योंकि मरे हैं, तो उन्होंने इसका संज्ञान लिया और अपनी तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश के अंदर पुलिस ने पाया और अपनी रिपोर्ट में कहा कि नाले का जो फ्लो है, जो पानी की निकासी है, वो यहाँ पर बिल्कुल ठीक से नहीं हो पा रही है और इसीलिए ये पानी का जो बहाव है, जब ज़्यादा बारिश हुई और इस इंस्टीट्यूट के सामने जब पानी भर गया तो वो तेज़ी से इसके दरवाजे को तोड़ता हुआ इसकी बेसमेंट में चला गया और जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। उधर जब जल मंत्री दिल्ली सरकार आतिशी से ये पूछा गया कि ये सब कैसे हुआ, तो उन्होंने तुरंत मुख्य सचिव को बुलाकर और उन्हें 24 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कह दिया। दिल्ली के मुख्य सचिव श्री नरेश कुमार ने एमसीडी कमिश्नर और जहाँ के जो एरिया कंसर्न डीएम थे उनको इस ऑर्डर को पास कर दिया और उनको कहा कि मुझे 24 घंटे में यहाँ की रिपोर्ट दीजिए। एमसीडी कमिश्नर ने कहा कि क्योंकि ये जो बिल्डिंग है ये मिस्टर अभिषेक गुप्ता की है, जिसके अंदर राउज आई स्टडी सर्कल चलता है और ये बिल्डिंग रेजिडेंशियल पर्पस के लिए पास कराई गई है, लेकिन इसका कमर्शियल उपयोग हो रहा है। तो ये सारा फॉल्ट जो है वो मकान मालिक, बिल्डिंग के ओनर श्री अभिषेक गुप्ता का है। उन्होंने सारी बात इन पर झाड़ी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो बेसमेंट उन्होंने बनाई हुई है ये 2 तल की बनाई हुई है, अर्थात -1 और -2, और हादसे में मरने वाले ज़्यादातर बच्चे, उसने कहा
कि ये जो नीचे बच्चे थे वो पीछे वाले कमरों में जो स्थित थे, जो पढ़ाई कर रहे थे, उनके साथ हुआ है। बाकी बच्चे जो ऊपर वाले तल में थे वो बच्चे तुरंत निकलकर बाहर आ गए थे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इसके सामने जो पानी भरा हुआ था वहाँ से एक बहुत तेज गति से एक जीप जब जाती है तो उस जीप के द्वारा जो पानी को धक्का लगा, उस पानी के कारण ये सब हुआ है। जब ये रिपोर्ट कोर्ट में पेश हुई तो दिल्ली के हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस माननीय मनमोहन सिंह जी और दूसरे जस्टिस तुषार राव ने इस पर कड़ा संज्ञान लिया और कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली पुलिस और एमसीडी दोनों को कड़ी फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि तुमने पूरी दिल्ली की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है, पूरी दिल्ली की व्यवस्था चरमरा चुकी है और एमसीडी का दिवालिया निकल चुका है। इसलिए उन्होंने एमसीडी के कमिश्नर को खुद पेश होने के लिए अगली तारीख के लिए कहा है। दोस्तों, ये सारी तो बात हुई जो ब्लेम गेम होता है, एक संस्थान दूसरे संस्थान पर डालता है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पर डालता है। जैसे एमसीडी ने कहा कि मकान मालिक की गलती है, पुलिस ने कहा कि नाले का भाव ठीक नहीं था। तो नेचुरली यदि हम खुद इसको एनालाइज करें तो हम पाएंगे कि इसके अंदर बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहले जब एमसीडी कहती है कि इसके 2 तल में बेसमेंट बनी हुई थी तो और ये रेजिडेंशियल के लिए पास किया गया था भवन, तो भवन बनने के बाद भी दोबारा से उसका सर्वेक्षण करना होता है। क्या एमसीडी ने वो किया? तो सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि एमसीडी तो है ही है इसके अंदर। और उसके बाद जो यहाँ पर वो कह रहे थे कि चारों तरफ जो इतने भी इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, नाले दोनों तरफ हैं इस बड़े बाजार के मार्ग के, लेकिन उसके ऊपर पूरा पक्का निर्माण कर लिया गया है। दुकानदार आ गए हैं, उन्होंने पक्के भवन खड़े कर लिए हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वालों ने उस जगह को एनक्रोच कर लिया है। ये हम सब में से कोई नहीं सोचता कि आज हम इस छोटी छोटी जगह को एनक्रोच कर रहे हैं, कल को ये बहुत बड़े हादसे का कारण बन सकता है। और ये हुआ भी। उन लोगों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सभी को ये सोचना चाहिए अपने छोटे छोटे लाभ के लिए हम अपने देश के नौजवानों की, नौनिहालों की हम बलि चढ़ा रहे हैं। ये अक्सर हर साल होता है। देश से ये बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तैयारी करने के लिए आते हैं, ये देश का भविष्य है। ये दूसरे राज्यों से आते हैं, इनके माँ बाप इनसे 500, 700, हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे दिल्ली जैसे राज्य में जा रहे हैं जो देश की राजधानी है और वो सबसे सुरक्षित जगह है, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे हैं, होने भी चाहिए। लेकिन ये सब जब होता है तो उन लोगों को ऊपर क्या बीतती है ये वही सोच सकते हैं जिनके बच्चे के साथ ऐसा होता है। दूसरी आप देखिए कि जो दमकल विभाग है उसको यहाँ पर फायर का एनओसी देना होता है। जब उसको फायर का एनओसी उसने दिया तो यहाँ पर एग्जिट कितने होने चाहिए थे, क्या उन्होंने निकासी देखी थी? अब वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर निकास द्वार 1 से ज़्यादा होने चाहिए थे जो इस बिल्डिंग के अंदर नहीं बने। तो वो किसकी जिम्मेदारी है? क्या वो बिल्डिंग का ओनर खुद देखेगा या दमकल विभाग जो एनओसी देता है? मोर ओवर एनओसी हर 3 साल के बाद रिन्यू होती है, तो क्या ये रिन्यूअल के समय पर दोबारा से देखा जाना चाहिए था या नहीं देखा जाना चाहिए था? इसके बाद बिजली विभाग को आप ले लीजिए। बिजली विभाग को यदि आप लेंगे तो भी देखेंगे कि बिजली विभाग ने लोड सैंक्शन किया होगा। कमर्शियल बिल्डिंग के लिए अलग तरह का होता है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए अलग प्रकार का होता है, रेट्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये सब कैसे हुआ? ये रेट्स कौन से दिए जा रहे थे? रेजिडेंशियल के लिए दिए जा रहे थे या कमर्शियल के लिए दिए जा रहे थे? ये तमाम बातें इसके अंदर आ जाती। और सबसे आगे पीडब्ल्यूडी जो सड़क का लेवल ठीक करता है, क्या कभी उसे दिखाई नहीं दिया कि इस सड़क का लेवल इतना नीचा है, यहाँ हमेशा 4 फुट पानी भर जाता है और ये घरों के अंदर हर बार थोड़ा बहुत भरता ही होगा। अंत में मैं कह सकता हूँ कि पुलिस विभाग का जिम्मेदारी है कि वो देखे कि लोग यदि एनक्रोच कर रहे हैं तो उनकी FIR लॉन्च करें, उनके खिलाफ केस करें और फिर उनको यदि वो शुरुआत में ही इस प्रकार की हरकतें करने से रोकते हैं तो आगे किसी की हिम्मत इस प्रकार नहीं होगी। कोचिंग संस्थान चलाने में कोई बुराई नहीं है। अब आनन फानन में 30 कोचिंग संस्थान सील कर दिए गए हैं, उनकी बेसमेंट सील कर दिए गए हैं, नुकसान अभी भी बच्चों का ही है। तो दोस्तों, आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे पूरे देश में हर बड़े राज्य में, दिल्ली जैसे राज्य में जहाँ पर इतने सारे संस्थान हैं, हजारों संस्थान हैं,
लाखों बच्चे पढ़ते हैं और देश का भविष्य है, इनके बारे में हमें सोचना चाहिए, हमें अपना लाभ छोड़ देना चाहिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सबको इस पर फिर से ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी इस पर पैनी नज़र बनाए रखें। ये बच्चे भी जो वहाँ पर रहते हैं अपने जितने भी इनके अधिकार हैं उनके प्रति जागृत रहें और चीज़ों को ज़रा बारीकी से देखें, कहाँ हमें जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किस बेसमेंट में बैठ के पढ़ना है, नहीं बैठना है, उनका भी ये जिम्मेदारी बन जाती है, वो ये सब ध्यान से करें। इन सभी शब्दों के साथ मैं फिर मिलूँगा आपको एक और अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।